हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सारणियन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। सारणियन होता क्या है, सारणियन में कौन कौन से जो उद्देश्य बताए गए थे, इसका अर्थ है, टेबुलेशन जो बनाया किस प्रकार से बनाया है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब करते हैं, समंकों के लिए इसके कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज क्लास के अंतर्गत हम उसी सारणियन बिंदु के बारे में आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। आज क्लास के अंतर्गत हम सारणियन के महत्व लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी अध्याय वही 8वां अध्याय है, हेडिंग डाल लीजिए जी, सारणियन का महत्व एवं लाभ। आज का टॉपिक, आज की क्लास सारणियन का महत्व एवं लाभ। सारणियां कितना महत्व है, क्या लाभ है, इसके महत्व है, किस प्रकार से महत्व प्रकट होता है, लाभ किस प्रकार से हमें प्रस्तुत होता है, इसका उपयोग करने से हमें किस प्रकार से प्रॉफिट प्राप्त होता है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा और कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट की सहायता अवश्य लीजिएगा। पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं। आज का जो बिंदु हमारा चलेगा, सारणियन का महत्व एवं लाभ। तो समंकों के लिए, समंकों का संपादन करने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए सारणियन का कितना महत्व है, किस प्रकार से हमारे यहाँ योगदान प्रदान करता है। कहा जाए तो जो समंकों का निर्वचन किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, संकलन जो किया जाता है, कहने का तात्पर्य संकलन में वर्गीकरण व निर्वचन के जो मध्य की जो कड़ी होती है, इनके मध्य की कड़ी हमारी क्या कहलाती है बच्चों, सारणियन कहलाती है। सारणियन के लाभ उसके अंदर प्रस्तुत होते हैं। तो इस प्रकार इसके महत्व लाभों को समझा जाता है। तो लिखिए पहले मेरे साथ साथ इसमें कि सारणियन समंकों के सारणियन समंकों के संकलन वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो हमने पूर्व वाले अध्याय में अध्ययन किया था, वर्गीकरण के बारे में, वर्गों के आधार पर समंकों को जो बांटा जाता है। सारणियन समंकों के संकलन वर्गीकरण व निर्वचन करना व निर्वचन के मध्य की प्रक्रिया है। इन्हें कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जो सारणियन जो है, एग्जाम में जो कैसे बन जाए कि जो सारणियन है वह संकलन वर्गीकरण निर्वचन के मध्य के, प्रश्न कैसे बनेगा कि संकलन वर्गीकरण निर्वचन के मध्य की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी विद्यार्थियों का क्या आंसर जाएगा बच्चों, सारणियन कहलाती है। छोटा सा प्रश्न बन जाए एग्जाम के अंतर्गत कि संकलन वर्गीकरण निर्वचन के मध्य की प्रक्रिया किसे कहते हैं। ऑप्शन दे दिया जाए आपको, सारणियन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या आएगा, तो सीधा है सारणियन। टेबुलेशन के माध्यम से, टेबुलेशन इसके मध्य की प्रक्रिया को बताया गया है। तो इसका महत्व भाई हमारे जीवन में काफी बताया गया है। तो लिखिए इसमें, इसका महत्व, जो इसका महत्व इसके निम्नलिखित लाभों के आधार पर, निम्नलिखित लाभों, प्रॉफिट कहने का तात्पर्य जो उसको लाभ प्राप्त होते हैं इसके बारे में बताया गया है। लाभों के आधार पर स्पष्ट होता है। जो लाभों के आधार पर इसका महत्व पता लग जाएगा कि इसका महत्व हमारे समंकों के लिए, हमारे व्यापार में, फर्म में, उद्योग में कितना इसका बहुत महत्व है। तो कौन कौन से इसके में ये लाभ बताया गया। नंबर 1 लिखिए, प्रथम बिंदु
समझने में सुगमता होना, समझने में सुगमता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समंकों को, जो हमारे डाटा होते हैं, जब डाटाओं को सारणियन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, अभिव्यक्त किया जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति सामान्यतः उसे आसानी से समझ सकता है। जैसे मैं कोई प्रश्न के उदाहरण के माध्यम से बताऊं, मैंने कोई पंक्ति ले ली, किसी कक्षा में इतने इतने विद्यार्थी इतने गणित में पास हुए, इतने हिंदी में पास हुए, इतने विज्ञान में पास हुए, इतने संस्कृत में पास हुए, इस प्रकार तथ्य मैं लिखता हूँ। यदि मैं इन सभी तथ्यों को एक सारणी के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, एक टैबुलेशन के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, तो कोई भी विद्यार्थी फटाक से तुरंत से इसको समझ लेगा। और यदि मैं उसको रामायण के बहुत सारी लाइन पंक्तियों में लिखूंगा, तो देखने वाला जो इतना बड़ा है कौन पढ़ेगा, आलस कर जाएगा। जैसे हम लोग भी ऐसे करते हैं, नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, चीजों को शॉर्ट रूप में, छोटे तरीके में लिखकर, ताकि हम वो तुरंत समझ सके, तुरंत लिख सके। जैसे आपने लिखी साहब, किसी बच्चे ने लिखी भारत राजस्थान, यहां लिखता हूं, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये बता दिया मैंने। अब इस विद्यार्थी को इतना याद करने में जितना जोर पड़ेगा, तो या 3.42 वर्ग किलोमीटर, ये लो साहब। अब मैं इसको तालिका में बना दूं, कैसे बना दूंगा कि साहब राजस्थान का, यहां लिख दूं क्षेत्रफल, प्रमुख राज्यों के क्षेत्रफल, प्रमुख राज्यों के क्षेत्र, मैंने शीर्षक लिख दिया ऊपर, और शीर्षक लिख यहां लिख दिया मैंने राज्य, और यहां लिख दिया उनके क्षेत्रफल, ये तालिका बना दी मैंने। यहां लिख दिया राजस्थान, जो भी इसका क्षेत्रफल होगा, सिक्किम, जो भी इसका होगा, इस प्रकार से तालिका में व्यक्त कर दूंगा, तो विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से इन समंकों को याद कर सकता है बकायदा। इसके बाद इस लाइन में इतना लंबा पड़ेगा, और यहाँ देखे तुरंत राजस्थान क्षेत्रफल इतना, सिक्किम का इतना, वगैरह वगैरह, जो और कोई भी राज्य है उन सबका क्षेत्रफल, यानी समंकों को समझने में सरलता होती है। दूसरा बिंदु लिखिए, सेकंड लिखो आकर्षक रूप होना, आकर्षक रूप। अब आकर्षक रूप कैसे होता है वो भी समझो। जब समंकों को सारणीबद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है, जब समंकों को सारणीबद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है, तो उसकी जो छवि होती है, जो दिखाई देता है, वह इतना अमिट स्पष्ट होता है कि मानव के मस्तिष्क में वह प्रिंट तुरंत हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी तथ्य को, यदि कोई पॉइंट हो, कोई प्रकार हो, कोई भेद हो, किसी के भाग बताए गए हो, तो आप एक चार्ट के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखिए, बनाइए, ताकि आपको तुरंत याद रहे। तो यदि आप इसको एक पंक्तिबद्ध रूप से लिखोगे तो याद होने में दिक्कत आएगी। यदि आप उसको एक चार्ट के माध्यम से बनाकर उसे लिखते हो, तो आपके मस्तिष्क में अमिट छाप छूट जाएगी, ऐसे कैसे क्या उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे चार्ट के माध्यम से बता। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि सारणी में समंकों को सारणी में लिखने से, समंकों को सारणी में लिखने से, सारणी में लिखने से वह रूप हमारे मस्तिष्क में, वह रूप हमारे मस्तिष्क में प्रिंट हो जाता है। और हमारे मस्तिष्क में प्रिंट हो गया तो मतलब वह लाइफ टाइम के लिए हमारे मस्तिष्क में रह गया, वह कभी निकलने वाला नहीं है। चार्ट के माध्यम से, तालिकाओं के माध्यम से आपने अध्ययन किया है तो ठीक है, इसलिए आकर्षक रूप होता है। अगला लिखिए, थर्ड नंबर, मितव्ययता। मितव्ययता में क्या बताया गया है,
मित्र तो इस प्रकार से है कि जब समंकों को सारणी के रूप में व्यक्त किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, तो एक बहुत बड़ी सूचनाओं को एक छोटे से रूप में व्यक्त हो जाने के कारण यह मितव्ययी बताया गया। मितव्ययी क्यों बताया गया वो भी समझ लो भाई। बहुत सारी सूचनाएं थी, छोटे कम जगह में इसने सूचनाओं को व्यक्त कर दिया, जिससे हमारे समय की बचत हो गई, स्थान की बचत हो गई, हमारा पैसा कम लग गया। जो मितव्ययी होना जो अधिकार से जो विधियां मतलब मितव्ययी होती है, यह अधिक मितव्ययी नहीं है, क्योंकि इसमें कम क्षेत्रफल के अंदर, कम एरिया के अंतर्गत अधिक सूचनाएं व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि इसमें बहुत सी सूचनाओं को, इसमें बहुत सी सूचनाओं को, इसमें बहुत सी सूचनाओं को छोटे रूप में, छोटे रूप में तालिका अनुसार व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति कह दो, फर्म कह दो, उद्योग कह दो, व्यक्ति के समय व स्थान व रुपयों की क्या होती है बच्चों, बचत होती है। छोटे रूप में तालिका में समय को व्यक्त कर दिया तो व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति का समय बच गया, स्थान बच गया, उसके पैसे भी बच जाते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखिए, गणना व तुलना में सुगमता। यानी जब समंकों को सारणीय के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो उनकी कैलकुलेशन भी जल्दी तुरंत हो जाती है। तुलना करनी हो तो समंकों के मध्य में तुलना भी आसानी से कर सकते हैं। जिसे हम प्रकारों के बारे में, जब हम अंतरों के बारे में अध्ययन करते हैं तो अंतरों को एक तालिका के माध्यम से बनाते हैं। जैसे मानो मैं सारणीयन और पिछड़न और वर्गीकरण के बारे में अंतर पढ़ूं तो एक तालिका के माध्यम से बताऊं तो आप तुरंत समझ जाओगे। पॉइंट बना के तालिका में पॉइंट बना के मैं लिख दूंगा उसको, तो आप तुरंत समझ जाओगे हाँ साहब इसमें ये चीज होती है नहीं होती है। तुलना कर सकते हैं कि हमें एक ही स्थान पर या एक ही जगह पर बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, और यदि मैं दोनों सूचनाओं के मध्य में अंतर ज्ञात करना हो तो फटाक से तुरंत से अंतर ज्ञात करते हैं। तो समंकों को तुलना के सारणी के रूप में व्यक्त करने से उनकी गणना, जैसे जोड़ करना, एवरेज निकालना, उनके मध्य में तुलना करना है, कौन अधिक है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। जैसे पिछले वाले अध्याय प्रश्नों में पढ़ा भी था, हमने बताया भी था मैंने आप सभी विद्यार्थियों को कि जब समंकों को मापन किया जाता है तालिका के माध्यम से तो पता लग जाता है तुरंत कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा, एक स्थान पर देखने से हमें तो ये फायदा इसका मिलता है। ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा। 5वां पॉइंट लिखिए, सांख्यिकी आकर्षक पद्धति होना। 5वां पॉइंट, आकर्षक प्रदर्शन होना। इफेक्टिव कैसा होता है बच्चों, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है जब समंकों को एक चित्रों के माध्यम से, तालिका के माध्यम से व्यक्त होता है, प्रस्तुत किया जाता है, इफेक्टिव प्रभाव छोड़ता है। जैसे मुझे किसी फर्म के उद्योग का एक चार्ट तैयार करना है तो मैं चार्ट को तालिका के माध्यम से व्यक्त करूंगा साहब 2010 में इतनी प्रोग्रेस, 2011 में इतनी प्रोग्रेस, 2012 में इतनी प्रोग्रेस। ये मैंने रेखा चित्र बना दिया, आपने अर्थशास्त्र में पढ़ते भी हो, ये चित्र बना दिया साहब, ये मेरा AC हो गया, MR हो गया, जो वक्र हो गया हमारा, यहाँ मेरी मैंने मात्रा डाल दी क्वांटिटी, यहाँ मैंने प्राइस डाल दी। तो रेखा चित्र के माध्यम कितना अच्छा लगा, रेखा चित्र मैंने बना दिया। तो सब मांग बढ़ रही है, इसकी मांग घट रही है, प्राइस मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य घट रहा है, मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, इतने सही प्रकार के बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया गया।
जैसे मैंने IC वक्र दिखा दिया साहब, ऐसे लिख दिया IC फर्स्ट, IC सेकेंड, IC थर्ड, IC फोर्थ, कौन सबसे श्रेष्ठ हो गया हमारा। तो रेखा चित्रों के माध्यम से मैं समूहों को यदि तालिका के माध्यम से सब राम ने इतने प्राप्त अंक किए, राम, श्याम, गीता, ये तालिका बना दी मैंने। यहाँ मैंने प्राप्तांक लिख दिए 10, 8, 9, ये प्राप्तांक डाल दिए, ये नाम लिख दिया। तो तालिका के माध्यम से मैं वही वक्र तैयार करूंगा, तुरंत वक्र बन जाएगा मेरा। सबसे अधिक प्राप्तांक राम ने प्राप्त किए, तो एक आकर्षक इफेक्टिव रूप पड़ गया कि व्यक्ति ने देखते तो इसमें लिख लीजिए चित्रों व रेखा चित्रों द्वारा समंकों को प्रस्तुत करना। यहाँ लिख देता हूं मैं, चित्रों व रेखा चित्रों के द्वारा, चित्रों व रेखा चित्रों के द्वारा समंकों को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह चित्र आकर्षक लगता है। और हमें जो समंक हमने प्रस्तुत किया वही बहुत अच्छे प्रभावशाली होते हैं। ये हमारे 5 बिंदु हो गए और आगे बिंदु भी छठा बिंदु। तो छठे बिंदु के बारे में अध्ययन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, आगे अध्ययन करें छठे बिंदु में क्या इसके महत्व या लाभ बताए गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छी बात। आगे अध्ययन करते हैं छठे बिंदु के बारे में। छठा जो महत्व बताया गया वो क्या बताया गया है। 5 हो गए हमारे, 5 महत्व के बारे में समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, शेयर भी अवश्य करना, ठीक है बच्चों। छठा बिंदु, छठा बिंदु क्या है लिखिए, सांख्यिकी विश्लेषण में, सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक होना। जब समंकों को सारणियन में प्रस्तुत किया जाता है तो सांख्यिकी जब विश्लेषण किया जाता है, कहने का तात्पर्य मीन, मोड, मीडियन, प्रमाप, स्टैंडर्ड डेविएशन, सहसंबंध, कोरिलेशन इत्यादि प्रकार के जब माप ज्ञात किए जाते हैं तो इन मापों का मापन भी हम सरलता पूर्वक आसानी से कर सकते हैं जब समंकों को सारणीबद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है। तो यानी कहने का उनका विश्लेषण हम सरलता पूर्वक कर सकते हैं, मापन आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 लाइन लिख लीजिए कि समंकों को सारणीबद्ध, समंकों को सारणीबद्ध करने से ही सांख्यिकी माप या मापों का विश्लेषण। अब ये माप कौन कौन से हैं वो माप लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे माध्य, मध्य का, बहुलक, प्रमाप विचलन, विषमता, अपकिरण, विषमता, सहसंबंध आदि। मापों का विश्लेषण ज्ञात कर सकते हैं, यानी समंकों को सारणीबद्ध करने के द्वारा हम इन जो सांख्यिकी जो माप बताए गए विश्लेषण करने के लिए इन मापों का सरलता पूर्वक मापन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब समंकों को सारणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा तभी प्रस्तुत कर सकते हो आप सही प्रकार से, नहीं तो आपको बहुत अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अधिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी यदि आपने सारणीबद्ध में प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए समंकों को सारणी में प्रस्तुत किया जाता है। छठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट लिखिए, अशुद्धियों,
चलिए, जो गलतियां जो हमसे होती है, अशुद्धियों की जांच, अशुद्धियों की जांच व गणितीय क्रिया में सुगमता। कहने का मतलब ये हो गया, जब समंकों को सारणी के रूप में व्यक्त किया जाएगा, सारणीबद्ध तरीके से लिखा जाएगा, तो उनकी जो गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ भाग गुणा भाग जो होती है वे आसानी से हो जाती है। जैसे हम कह सकते हैं गणितीय क्रिया के अंतर्गत, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे समंकों का जोड़, दो समंकों के मध्य, दो समंकों के मध्य अंतर में ज्ञात करना हो, या औसत ज्ञात करना हो, तो ये सभी जो बिंदु हैं, तथ्य हैं, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गलतियां भी पता कर जाते हैं। जैसे आपके सामने कोई समंक लिखे हुए, जो डाटा लिखे हुए हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया कक्षा 9 के कुल छात्र कितने हैं? 200 हैं। 200 हैं, दो ए सेक्शन और बी सेक्शन है। यहां मैंने लिख दी लड़कियां और यहां लिख दिए मैंने लड़के। तालिका बना दी बच्चों मैंने, ठीक है। कक्षा 9 के छात्र आ गए हैं, लड़कियां या लड़के आ जाएगा। यहाँ सेक्शन डाल दूंगा, वर्ग डाल दिया, ए और बी, ए और बी वर्ग बना दिए। यहाँ टोटल हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, अंतिम कॉलम भी टोटल। देखो किस प्रकार से होगा, देख लो। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 150 लड़कियां इसमें, 150 इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें, सरल मापन कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों। ये लो, अब टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र कितने बच्चों? 200 छात्र हैं। अब आपको मापन करना है, अंतनी आपको अशुद्धि निकालने हैं, तो 150 और 50 दोनों सेक्शन में कितने लड़कियां हो गई? टोटल 200 लड़कियां ये हो गई और 200 ये हो गई। कुल छात्र 200 है, 100 ठीक है। इस प्रकार से 200 ये हो गई, यहाँ किया 200 ये हो गए और यहाँ किया 200 ये हो गई। 2 सेक्शन है बच्चों, ठीक है। 400 है, ए सेक्शन के 200, बी सेक्शन के 200, ए में 200 है और बी में 200 है, कुल हो गए 400। ठीक है, टोटल चेक करूंगा दोनों अपना, 200 और 200 400 और यहाँ 200 और 200 400। तो इस प्रकार से क्या हो गया, मापन है, सरल मापन हो गया। और हमें अंतर भी चेक हो गया, भाई यहाँ भी 400 आ रहा है, यहाँ भी 400 आ रहा है। लड़कों को लड़कियां और लड़के दोनों मिला के ए सेक्शन कितने बच्चे हैं? 200, ये 200 बच्चे आ गए। और बी सेक्शन में 50 लड़कियां, 150 लड़के हैं, 200 यहाँ आ गए। तो इस प्रकार से वर्ग बढ़ गया, यानी इनका जोड़ करने में हमें सरलता आ गई। अंतर निकालना हो तो अंतर निकाल सकते हैं कि लड़कियों और लड़कों में संख्या किसकी अधिक है, लड़कियों की कितनी अधिक है, तो आराम से बता सकते हैं। लड़कों की कितनी कम है, वो भी आराम से बता सकते हैं। तो गणितीय क्रियाएं सरलता से कर सकते। समंकों को एक सारणी के रूप में व्यक्त करने से हमें बहुत सारी गलतियां पता लग जाती है और हम उन सब का मापन भी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। ये हो जाएगा इसके महत्व एवं लाभ। 7 पॉइंट बताए गए हैं, 7 पॉइंट संपूर्ण हो चुके हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार, ये सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी बात की है, ठीक है। ये हमारे सांख्य महत्व एवं लाभ हो चुके हैं। शेष अब आगे वाला जो बिंदु है हमारा, इसकी सीमाएं भी बताई गई हैं, क्या सीमाएं हैं, अंतर भी बताया गया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे आने वाली क्लास। तब तक के लिए तैयार रहना, इसके रहना। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बेस्ट ऑफ लक, शाबाश।